गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है बीएससी पार्ट फर्स्ट की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर रिएक्शन मैकेनिज्म। तो ये यूनिट हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं। रिएक्शन मैकेनिज्म में एक्चुअली हम किसी भी ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शंस की या ऑर्गेनिक रिएक्शंस की जो कार्बनिक अभिक्रियाएं हैं उनकी क्रियाविधियों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि कोई भी रिएक्शन किस पाथवे से हुई, किस तरह से हुई, उसमें क्या इंटरमीडिएट्स बने, जो प्रोडक्ट हमें मिले वो किस तरह से मिले, और जो रिएक्शंस हैं उनकी काइनेटिक, थर्मोडायनेमिक, इन सारे एस्पेक्ट्स को कवर करते हुए हम उनकी क्रियाविधियों के बारे में डिटेल्ड स्टडी करते हैं। तो रिएक्शन मैकेनिज्म को जानने में सबसे पहले जो चीज़ हेल्प करती है वो होती है एरो नोटेशन। एरो नोटेशन क्या है कि जब भी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुक में भी हम देखते हैं, जब भी हम पढ़ते हैं तो हमें कई तरह के तीर के निशान या एरोज देखने को मिलते हैं। तो जो फर्स्ट स्टेप है वो यही है कि इन एरो को, ये एरो क्या इंडिकेट करते हैं, इन एरोज को देखकर हम क्या समझेंगे कि इस रिएक्शन में एक्चुअली क्या हो रहा है। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं, यहाँ हम देख रहे हैं ये ए और बी, इनकी कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ पे बना है और ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो कि दोनों की शेयरिंग से बना है। तो ए और बी के बीच में ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, इस इलेक्ट्रॉन पेयर में जो ये एरो शो कर रहा है, ये एरो किस तरह का है, पहले एरो के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। ये एरो कैसा है? सिंगल हेडेड कर्व्ड एरो। ये एरो हम देख रहे हैं सिंगल हेडेड, क्यों? क्योंकि इसके एक ही सिरे पर, एक ही एंड पर क्या है, हेड बना हुआ है, यानी कि यहाँ पे जो ये एक हम देख रहे हैं पॉइंटेड जो है वो एक ही तरफ बना हुआ है, या इसकी जो डायरेक्शन है वो एक ही तरफ शो हो रही है। तो ये है सिंगल हेडेड और कर्व्ड, क्योंकि ये कर्व्ड एरो है इसलिए हमने इसको बोला सिंगल हेडेड कर्व्ड एरो। तो ये जो एक सिरे वाला हमें ऐसे मुड़ा हुआ या वक्र तीर का निशान जब कभी भी हमें दिखाई देगा तो हम क्या समझेंगे कि ये जो साझे के इलेक्ट्रॉन पेयर हैं सहसंयोजक बंधन के, ये किसी एक एटम की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जैसे हमें यहाँ भी देखने को मिला कि ए और बी में क्या है, बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए से ज़्यादा है, तो जो साझे के इलेक्ट्रॉन पेयर हैं वो किधर जा रहे हैं? टूवर्ड्स बी। तो बी की तरफ जाने की वजह से क्या हो गया कि बी के पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई, एक्सेस हो गई, लेकिन ए के पास में इलेक्ट्रॉन की कमी रही, और अल्टीमेटली क्या हुआ कि ए एज ए पॉजिटिव आयन ए प्लस के रूप में हमें मिला और बी एज अ नेगेटिव आयन या एनायन बी माइनस के रूप में हमें मिला। यानी कि जो एक अल्टीमेटली जो एक मॉलिक्यूल था, कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल, वो क्या हुआ, आयन पेयर में टूट गया। तो आयन पेयर जो हमें मिले हैं ए प्लस और बी माइनस, इसको आयन पेयर जो हमें कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल से जो आयन पेयर बना, इस प्रोसेस को हम कहते हैं हीट्रोलाइसिस या विषमांश विखंडन। क्यों कहा हमने विषमांश विखंडन? क्योंकि जो सहसंयोजक बंधन से बंधे हुए जो अणु जो था, जो मॉलिक्यूल था, उसमें विषम रूप से इलेक्ट्रॉनों का वितरण हुआ और वो टूट गया। कहीं इलेक्ट्रॉन की कमी हुई और कहीं इलेक्ट्रॉन की एक्सेस हुई, कहीं कैटायन तो कहीं एनायन। तो ये विषमांश विखंडन, इसका मतलब ये हुआ कि जब कभी भी हमें ऐसा मुड़ा हुआ एक सिरे वाला तीर का निशान दिखाई देगा तो हम क्या कहेंगे कि यहाँ विषमांश विखंडन हो रहा है और हमें क्या मिल रहे हैं, आयन पेयर मिल रहे हैं। अब आते हैं सेकंड नोटेशन, ये है कैसा, सिंगल हेडेड हाफ हेडेड कर्व्ड एरो। यहाँ हम क्या देख रहे हैं, सिंगल यानी कि एक ही सिरे पर यहाँ पे पॉइंट्स हमने बना रखे हैं जो डायरेक्शन शो करने के लिए, लेकिन कैसे हैं, हाफ, एक ही तरफ हाफ साइड हमने बनाया है, ना कि दोनों तरफ इसको बनाया है, और कर्व्ड है तो हम इसको कहते हैं
हाफ सिंगल हेडेड कर्व्ड एरो। यहाँ क्या चीज़ देख रहे हैं हम कि ए और बी के बीच में जो साझे का इलेक्ट्रॉन पेयर है, इसमें दोनों तरफ इलेक्ट्रॉनों का वितरण हो रहा है। ये मोस्टली ऐसी जगह होगा जैसे हैलोजन्स में Cl2, X2, H2, यानी कि जहाँ पर दोनों एटम्स लगभग समान हो, जैसे ए होता या बी होता, तो वहाँ पे इसी तरह से इलेक्ट्रॉनों का, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो दोनों का क्या होता, समान इलेक्ट्रॉन पेयर का समान वितरण होता, और इससे क्या होता, फ्री रेडिकल्स बनते। अगर हम ए बी भी यदि ले रहे हैं तो ये ऐसे अणुओं की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम, जिनमें ए और बी की विद्युत ऋणताओं में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। तो इस तरह से सहसंयोजक बंधन से बंधे हुए मॉलिक्यूल टूट करके हमें क्या दे रहे हैं, फ्री रेडिकल्स, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं होमोलाइसिस या समांश विखंडन। क्यों कहा हमने इसको समांश विखंडन, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों का क्या हुआ, समान रूप से वितरण हुआ और मॉलिक्यूल लाइसिस यानी टूट गया, तो हमें क्या मिले, फ्री रेडिकल्स। तो हम समझे कि जब कभी भी हमें इस तरह से हाफ हेडेड सिंगल हेडेड कर्व्ड एरो हमें देखने को मिलेंगे, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर होमोलिसिस हो रहा है और हमें फ्री रेडिकल्स मिल रहे हैं। नेक्स्ट आता है ये इस तरह के एरोस, ये सिंपल एरोज़ हैं, ये हर जगह हमें देखने को मिलेंगे अपनी कार्बनिक अभिक्रियाओं में। जब हम रिएक्शंस को देखेंगे इक्वेशन की फॉर्म में, तब हम इस तरह के एरोज़ मोस्टली देखा करेंगे। और ये किस चीज़ को बताता है कि रिएक्शन प्रोसेसिंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, की अभिक्रिया जो है वो अग्र दिशा में या आगे की तरफ बढ़ रही है, या हम समझ सकते हैं कि रिएक्टेंट्स जो हैं वो खुद ब खुद प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं। इसी तरह से यहाँ हम देख रहे हैं ये इस तरह का एरो, ये एरो कैसा है कि एक तरफ स्ट्रेट एरोज़ हैं ये, इसमें एक तरफ हमने हाफ हेड लिया है और फिर दूसरी डायरेक्शन में फिर हाफ हेड लिया है। तो ये कैसी हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन को शो करती हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं को शो करती हैं। और इसका मतलब ये हुआ कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, जो क्रिया कारक हैं वो उत्पाद बना रहे हैं, लेकिन उत्पाद जो है वो भी रिएक्टेंट में कन्वर्ट होता जा रहा है। उसके बाद में है डबल हेडेड स्ट्रेट एरोज। डबल हेडेड एरोज यहाँ हम देख रहे हैं, ये डबल हेडेड एरो है, इसमें हम देख रहे हैं दोनों तरफ हेड है, एक हेड हमने यहाँ बनाया है, एक हेड यहाँ बनाया है, तो दोनों तरफ चूंकि इसके हेड्स हैं तो इसको हम कहते हैं डबल हेडेड एरोज। ये डबल हेडेड एरोज जो हैं ये इलेक्ट्रॉनों के मूवमेंट को शो करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन के डीलोकलाइजेशन को शो करते हैं। जैसे ये बेंजीन रिंग है और इसमें ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हम देख रहे हैं कि पहले पाई इलेक्ट्रॉन इन दोनों कार्बन के बीच में थे, यहाँ इसकी पोजीशन थी, और अल्टीमेटली सेकंड में हमने देखा कि इनकी पोजीशन चेंज हो गई, ये जो डबल बॉन्ड था बजाय वहाँ के अब इधर आ गया है। इसी तरह से नेक्स्ट में हम और देखते जा रहे हैं। तो ये बताता है एक्चुअली पाई बॉन्ड्स या डबल बॉन्ड के डिलोकलाइजेशन को या पाई इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट को। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की तुलना में काफ़ी लूजली बाउंड होते हैं, या जो सिग्मा बॉन्ड है उससे पाई बॉन्ड बहुत वीक होता है, तो उनका डिलोकलाइजेशन या मूवमेंट इजीली पॉसिबल होता है, या इसी प्रोसेस को हम कहते हैं रेजोनेंस। तो ये जो डबल हेडेड एरो जो हमने देखा स्ट्रेट एरो, ये रेजोनेंस या अनुनाद को बताता है। नेक्स्ट आता है डबल हेडेड कर्व्ड एरो। ये यहाँ हम देख रहे हैं, ये है डबल हेडेड कर्व्ड एरो, दोनों सिरे हैं, दोनों तरफ हम देख रहे हैं, और कैसा है, कर्व्ड। ये बताता है ओवरलैपिंग को। ओवरलैपिंग यानी कि जैसे ये कोई एक एस ऑर्बिटल है या एटॉमिक ऑर्बिटल है, और इसी तरह से ये दूसरा कोई एटॉमिक ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल मान सकते हैं हम इसे क्योंकि स्फेरिकल है। तो दो ऑर्बिटल्स या दो परमाणुीय कक्षक एक दूसरे के नज़दीक आते हैं, ओवरलैप या उनमें अतिव्यापन होता है, और एक नया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हमें मिलता है। तो ये जो इस तरह का एरो है डबल हेडेड कर्व्ड एरो, ये हमें अतिव्यापन के बारे में संकेत देता है। तो ये हमने देखा कि
जब भी हमें कार्बनिक अभिक्रियाओं में इस तरह से एरोस देखने को मिलेंगे तो उन नोटेशंस से हम क्या समझेंगे या उन एरोस से हमें क्या संकेत मिलेगा अभिक्रियाओं के बारे में। अब आता है सबस्ट्रेट्स एंड रिएजेंट्स। किसी भी अभिक्रिया में क्रियाकारक कुछ विशेष परिस्थितियों में प्रोडक्ट या उत्पाद में परिवर्तित होते हैं। जो क्रियाकारक हैं उनमें रिएक्टेंट्स जो होते हैं उनमें दो तरह के कैटेगराइज हम इसको करते हैं। एक होता है सबस्ट्रेट और दूसरा होता है रीएजेंट। सबस्ट्रेट क्या है? सबस्ट्रेट वो स्पीशीज़ हैं जिनमें कार्बन डेफिनेटली प्रेजेंट हो और जिस कार्बन पर बॉन्ड ब्रेकिंग या न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन होता हो, यानी कि सबस्ट्रेट में उस मॉलिक्यूल को हम सबस्ट्रेट में कंसीडर करेंगे जिसमें कार्बन है निश्चित रूप से, और उस कार्बन पर बॉन्ड नया बन रहा हो या पुराना बॉन्ड टूट रहा हो, तो उस वाले मॉलिक्यूल को, उस कंपाउंड को हम सबस्ट्रेट मानेंगे। और रिएजेंट्स क्या होते हैं? रिएजेंट्स वो स्पीशीज़ होती हैं जो सबस्ट्रेट पर अटैक करती हैं। तो ये रिएक्टेंट्स में ही दोनों होंगे, एक सबस्ट्रेट और एक रिएजेंट, और इन दोनों की अभिक्रियाओं से जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। ये जो रिएजेंट्स हैं ये दो तरह के होते हैं। एक होता है इलेक्ट्रोफाइल और दूसरा न्यूक्लियोफाइल। हम देख रहे हैं यहाँ पर, ये हमने दिखाया है E+ के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, यानी कि ये इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज से हमें समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रोफाइल्स ऐसी स्पीशीज़ होती हैं जो पॉजिटिवली चार्ज होती हैं या जिन पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। तो ऐसे जो स्पीशीज़ होंगी आइदर दे मे बी मॉलिक्यूल, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स और मे बी कैटायंस। तो ऐसी स्पीशीज़ जो हैं वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेंगी। इसी तरह से दूसरी हैं Nu-। ये यहाँ पे हम देख रहे हैं Nu-। तो ये क्या है? न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या हुआ? वे स्पीशीज़ जिन पे नेगेटिव चार्ज हो या फिर इलेक्ट्रॉन की एक्सेस हो, तो वो हो गई न्यूक्लियोफाइल्स। ये दो तरह की स्पीशीज़ होती हैं, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल, जो कि रिएजेंट की तरह बिहेव करती हैं। ये जो इलेक्ट्रोफाइल्स हैं इनको ल्यूइस एसिड्स भी मतलब ल्यूइस एसिड की तरह ये बिहेव करते हैं, और जो न्यूक्लियोफाइल्स हैं ये ल्यूइस बेस की तरह बिहेव करते हैं। तो इलेक्ट्रोफाइल्स में हम देख रहे हैं जैसे H+ कैटायन है, हाइड्रोनियम आयन H3O+, NO2+, Cl+, R+, ये सारे एज कैटायन जो हैं ये इलेक्ट्रोफाइल्स हैं। इसी तरह से BF3 बोरोन ट्राइफ्लोराइड, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड AlCl3, FeCl3 फेरिक क्लोराइड, और इसी तरह से जिंक क्लोराइड, ये सभी न्यूट्रल दिख रहे हैं। इन पे हमको यूँ देखें तो हमें पॉजिटिव चार्ज नज़र नहीं आता या इलेक्ट्रॉनों की कमी डायरेक्टली नहीं दिखती, लेकिन जब हम इनका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर देखते हैं तो जो सेंट्रल एटम है जैसे BF3 में बोरॉन, AlCl3 में एल्यूमिनियम, FeCl3 में आयरन और जिंक क्लोराइड में जिंक, इन सभी के ऑक्टेट जो हैं, जो अष्टक है, वो पूर्ण नहीं होते, अपूर्ण होते हैं, इनकम्प्लीट होते हैं, यानी कि इनमें इलेक्ट्रॉनों की कमी है और ये ल्यूइस एसिड की तरह या इलेक्ट्रोफाइल की तरह व्यवहार करते हैं। जबकि नीचे जो हम देख रहे हैं यहाँ पे RO- हाइड्रोक्साइड आयन, ये एल्कोक्साइड आयन है, हाइड्रोक्साइड आयन है, इसी तरह से CH3-। तो ये सारी जो स्पीशीज़ हैं इन पे नेगेटिव चार्ज हमें दिख रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन की अधिकता यहाँ पर है। तो ये कैसे व्यवहार करेंगे? न्यूक्लियोफाइल की तरह। लेकिन अगर हम देखें तो ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स भी हैं, जैसे अमोनिया NH3, जैसे वाटर और जैसे एल्कोहल्स। तो यहाँ पर हमें नेगेटिव चार्ज दिखता नहीं है, लेकिन जब हम सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर जब हम देखते हैं या जब हम इस मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर देखते हैं तो सेंट्रल एटम पे हम क्या देखते हैं कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह से वाटर में ऑक्सीजन पे और एल्कोहल्स में भी ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन पेयर होने के कारण, इलेक्ट्रॉन की अधिकता होने के कारण ये ल्यूइस बेस की तरह बिहेव करते हैं और
न्यूक्लियोफाइल कहलाते हैं। तो ये हमने देखा सबस्ट्रेट एंड रिएजेंट्स। थैंक यू।